बौद्ध नहीं पढ़ रहे थे? कब से नहीं आया ये व्यक्ति जो बोल रहा कि बौद्ध पढ़ रहे थे? महाजनपद काल हो गया था आपका, अपने को पढ़ना था आज से नंद वंश को। किसको पढ़ना था? नंद वंश को पढ़ना था, ठीक है। चलिए, तो अब आज का सेशन जो रहने वाला है इतिहास में, आप नंद वंश को देखेंगे, जिसे कहते हैं कि इतिहास का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, जिसने स्वतंत्र हुआ, पूरे के पूरे साम्राज्य को, पूरे के पूरे भारतवर्ष को एकत्रित किया था या एकजुट किया था। ऐसा माना जाता कि यहीं से एक राठ की उपाधि धारण की गई थी। रियासतों के एकीकरण एक सूत्र में भारत को बांधा गया था और अखंड भारत की शुरुआत यहीं से हो में जब हम छोटे छोटे राज्य जो जीत चुका था उस पर अपना अधिकार जमा दिया था उसने, कि ये राज्य, ये स्थान आज से एक छत्र छाया में रहेगा, एक झंडे के नीचे काम करेगा। महापद्म नंद बहुत ही प्रतापी व्यक्ति हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि उसने भारत में पहली बार कलिंग विजय उसी के द्वारा की गई थी। बाद में अशोक आया, जो बहुत चर्चित रही विजय, क्योंकि भाई उस समय पर वह अभिलेख लिखना प्रारंभ कर दिया था और अभिलेख से उसकी जानकारी मिल जाती है। उसके 13वें अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर किसी व्यक्ति द्वारा कलिंग को जीता गया था तो वो हुआ करता था महापद्म नंद। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का सेशन, जो रहने वाला है आपका नंद वंश से। नंद वंश, चलिए, तो सबसे पहले हम इसके संस्थापक के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को जानेंगे कि संस्थापक कौन है। संस्थापक, तो संस्थापक है महापद्म नंद। महापद्म नंद यह संस्थापक है। इसने भारत के मगध राज पर अधिकार कर लिया। किसको? तो पिछला वंश कौन पढ़ा अपन ने? कौन सा पढ़ा था इससे पहले? नंद वंश से पहले कौन सा वंश अपन पढ़ रहे थे? तो शिशुनाग वंश पढ़ रहे थे। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर कर मगध पर एक नया राज्य लेके आया था। वो लेके आया था महापद्म नंद, नया वंश लेके आया था। इसने, कहते हैं कि इसने एक राठ की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक राठ की उपाधि धारण की थी, धारण की थी। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अग्निवीर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो पसंदीदा क्वेश्चन है ना, वो यहां से बनता है इसका। अग्निवीर वाले जो कहते हैं कि कहां से लिया जाए क्वेश्चन इतिहास में, अगर किसी प्राचीन इतिहास से कहीं से बनता है तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताएं इतिहास का वह पहला या प्रथम सम्राट कौन था जिसने एक राठ की उपाधि धारण की थी। तो कौन हुआ करता था? महापद्म नंद हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसने कलिंग विजय अभियान किया था। कलिंग विजय अभियान किया था। इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? तो कहते हैं कि एक चेदी शासक हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता खारवेल। उनका एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें इसका वर्णन मिल जाता है हमको। तो हम बात करेंगे, ये हमें जो जानकारी मिलती है इसकी जानकारी, तो जानकारी हमें देता है कौन? तो कलिंग राजा खारवेल के अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। इससे हमें जानकारी मिलती है। कैसी मिलती है? कि देखिए क्या हुआ कि जब अशोक समय आगे पढ़ेंगे अपन, सम्राट अशोक को, जो मौर्य वंश का शासक रहेगा, वो सन 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय करता है। तो उसने बाकायदा लिखा, अपना 13वीं अभिलेख लिखा, उसमें लिखा कि मैंने कलिंग विजय की थी और कलिंग विजय के समय ही मेरा हृदय परिवर्तित हो गया और मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो वो तो हमें बहुत चर्चित रहा क्योंकि लिखित में मिला। लेकिन फिर क्या हुआ, इसी बीच जब अभिलेखों की चर्चा होने लग गई कि अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इतिहास को जानने के लिए, तो धीरे धीरे जगह जगह जहां जहां अभिलेख लिखे गए थे उनकी छानबीन चालू हो गई। और भारत में पहली बार अगर किसी व्यक्ति द्वारा अभिलेख पढ़े गए थे अशोक के, तो वो हुआ करता था जेम्स प्रिंसेप। कौन हुआ करता था? सॉरी, माफ करना, एक मिनट, 1838 में कॉलिन मैक सॉरी माफ कीजिए, जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति हुआ करता था जिसके द्वारा क्या किया गया था? अभिलेख पढ़े गए थे पहली बार में। 1838, कभी कभी 1837 मिला था, दो डेट समय मिल जाती है इसको। तो कहते जब उसने पढ़ा तो उसे लगा कि
अशोक के अलावा भी तो कोई अभिलेख होगा जो लिखा गया होगा। तो कहते हैं कि बहुत बाद में, चूंकि अशोक ने पहली बार अभिलेख लिखे थे, उसके बाद अभिलेख प्रारंभ हुए थे लिखना, तो कहते हैं कि कलिंग राज खारवेल को अभिलेख मिला। फिर उसने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि बहुत साल पहले मगध का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था महापद्मनंद। उसने मगध से सीधा कलिंग पर आक्रमण किया और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद, इस क्षेत्र को जीतने के बाद, उसने यहाँ पर नहरों का निर्माण कराया। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि यहाँ पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? महापद्मनंद। और नहरों का निर्माण कराने वाला भी कौन हुआ करता था? तो इसने कलिंग में नहरों का निर्माण भी कराया था। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता। महापद्मनंद के बाद मगध का अगला राजा बनता है जिसका नाम होता है घनानंद। एक घनानंद बड़ा ही क्रूर शासक हुआ। कहते हैं महापद्मनंद जैसी मृत्यु होती है तो इसके बाद एक नया शासक, इस उपाधि नया शासक आता है अपने गद्दी पर। इनको मारने का कोई वो नहीं रहता, किसी ने नहीं मारा था इनको, अपनी उम्र लेके मरे थे। ठीक है, अपनी उम्र से या बीमारी से किसी कारण मर गए थे, मारा किसी नहीं था इनको, बस इतना याद रख लेना। कहते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद, दिख रहा है इस पे, मृत्यु के बाद घनानंद मगध का अगला राजा बनता है। मगध का अगला राजा बना। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि इतना क्रूर शासक था, इतना क्रूर कि जनता इसको कहती थी बार बार, दिन होते से ही और रात ढलते से जनता के मुंह से एक बात निकलती थी कि भगवान ऐसे राजा के राज में मुझे दोबारा पैदा मत करना। अगर मुझे जन्म देना ही है दोबारा से, अगर मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं इंसान के रूप में रहूंगा, तो मुझे ऐसे राजा के राज में कभी दोबारा जन्म नहीं देना। कहते आए गए दिन इसके जो सैनिक होते थे जाते थे गांव आस पड़ोस में, बाजारों में, और जाते थे दिन दहाड़े, कहते कि लोगों को एकदम से लूट लेते थे। जो भी धन होता था बोले बाहर निकालो, कर मांग रहा है राजा हमारा। और राजा कर या पैसा किसमें बर्बाद कर रहा है? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, खूब ले रहा है एकदम झमाझम तरीके से, खूब पार्टियां कर रहा है, इसमें बर्बाद कर रहा था जनता को। सबसे ज्यादा त्रस्त अगर जनता कभी किसी राजा के राज्य में रही तो वो यही था, घनानंद। इससे पहले जो इसका था ये बहुत अच्छा शासक रहा, जो महापद्मनंद हुआ करता था। उसके बाद घनानंद जैसे ही आया तो जनता ने अपने आप को, कहते हैं कि, कोसना चालू कर दिया राजा की वजह से। और जब अपने आप को इतना कोसेगी तो राजा को कितना कोसेगी जनता, ये आप अनुमान लगा सकते हो, है ना। तो कहते हैं कि ये राजा जैसे ही बना तो कहते हैं कि इसका विवाद, ये 2 लोगों के विवाद के लिए जाना जाता है। इसका विवाद एक तो होता है चाणक्य के साथ, तो चाणक्य के साथ इसके विवाद के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। और दूसरा सिकंदर का इसके समय आक्रमण हुआ था भारत पर, ये भी क्वेश्चन इसके समय का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 चीजों के लिए, एक तो एक कि सन 325 ईसा पूर्व में, इसी के समय पर भारत पर सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया था। ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। देखो शासक कौन था उसमें भारत का? घनानंद, क्योंकि ये सब सारे के सारे राज्यों को जीत रहा था और एक राज की उपाधि इसके पूर्वजों द्वारा धारण कर ली गई थी, तो क्षेत्र पूरा इसी के अधीन था। और भारत में आने के बाद सिकंदर का एक ही उद्देश्य था। सिकंदर जब चला था मकदूनिया से, क्योंकि मकदूनिया का शासक था, और वहां से जब ये चला था तो कहते कि इसका एक ही उद्देश्य था, विश्व विजेता बनना, पूरे विश्व को यह जीतना चाहता था। इसके गुरु का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिकंदर के गुरु का नाम बार बार पूछा जाता है कि इसके गुरु का नाम क्या हुआ करता था। तो क्या था इसके गुरु का नाम? तो इसके गुरु का नाम हुआ करता था अरस्तु। अरस्तु इसके गुरु हुआ करते थे। अरस्तु ने काफी चीजें लिखी है। अरस्तु क्या चीज है ऐसी जो अरस्तु से छूट गई? ये चीज समझ लेना। हम ये मान के चलिए कि ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो किसी के द्वारा अगर लिखे गए तो वो अरस्तु द्वारा लिखे गए।
कौन सी परिभाषाएं पढ़ ली हैं? चलिए कोई बात नहीं, समझिए जरा। तो वह व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति जो कई पुस्तकों का ज्ञाता है, कई पुस्तकों को लिखने वाला है, वह व्यक्ति सिकंदर का क्या हुआ करता था? गुरु हुआ करता था। उसके आशीर्वाद से, उसके नेतृत्व में रहकर सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की ठानी और वह प्रदेश दर देश घूमने लग गया और क्षेत्रों को जीतने लग गया। जब वह भारत में आया था तो कहते कि भारत में प्रवेश करने के लिए इसे जगह नहीं मिल रही थी, इसे मालूम नहीं था कि कहां से जाना है। तो कहते कि गांधार का राजा हुआ करता था आंबिक, आंबिक से मदद ली और हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा होता है खैबर दर्रा, उससे प्रवेश करता है और भारत के लिए आता है। लेकिन जब आता है तो उससे पहले कहते कि काफी नदियां थी, जैसे आएंगे तो हमारी सिंधु, ब्यास, सतलुज, रावी, झेलम, ये नदियां पड़ती हैं बीच में। अब इनको पार करके आना था, क्योंकि ये तो मगध में बैठा था, घनानंद मगध, यानी कि हम यदि बात करें तो आप देखिए जरा, ये गलत बन गया, नीचे से बना देता। ये भारत, इधर पड़ेगा आपका मगध साम्राज्य, ये मगध हुआ करता था। अब वह आना था उसको इस वाली दिशा से, अब यहां से आना था, यहां तक आने के लिए काफी ज्यादा उसको समय लग सकता था। यहीं पर आपकी निकलती है काफी नदियां, जिनमें आपका ब्यास, सिंधु, झेलम, रावी नदियां होती हैं। तो अब इनको पार करके आना था। अब दुर्भाग्य ये रहा उसके साथ, सिकंदर के साथ, कि जब वह भारत तक पहुंचा तब बरसात आ चुकी थी। और बरसात जब आ चुकी थी तो कहते कि रावी नदी बहुत अपने उफान पर थी, उस समय बहुत भयंकर वाले उफान पर थी, क्योंकि उसमें क्या था, पानी का भरमार हो चुका था, अच्छे तरीके से हो चुका था। और साथ ही कहते हैं कि जब वह यहां से गुजर रहा था तो पंजाब का एक लोकल राजा मिल गया। उस राजा का नाम हुआ करता था क्या, बताइए जरा, कौन राजा मिला था? पौरस। राजा पौरस के साथ इसका युद्ध हो जाता है झेलम नदी के किनारे से। हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है, या इसे बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी का ही नाम है बितस्ता, उस समय बितस्ता कहा गया। सिकंदर के बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले, मैं तो इसलिए बता रहा हूं ताकि ये रिदम आएगा तो आप उसमें उस चीज को जोड़ पाएंगे। तो कहते हैं कि इसके साथ आंबिक के साथ युद्ध हुआ, तो एक लोकल राजा से लड़ने में उसकी जो सेना थी बड़ी थक गई थी। कहते हैं कि फिर जब जैसे, चूंकि बाद बाद में कहते पौरस हार जाता है, पौरस से फिर पूछा जाता है कि बताएं आपके साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सिकंदर ऐसे खड़ा होकर कहता है, तो पौरस हमारा शासक, पंजाब का राजा था, सिख था। कहते कि उसने वही किया, वही कहा कि भाई जो एक हारे हुए एक शासक के साथ किया जाता है, योद्धा के साथ किया जाता है, वही मेरे साथ सलूक कीजिए, मतलब मेरी जो गर्दन है वो काट दीजिए, युद्ध में वीर गति को मैं प्राप्त करूंगा। कहते इतना सुनते ही सिकंदर गदगद हो गया, बोले यार इसे मौत का खौफ नहीं है, मतलब ये व्यक्ति है जो चाह रहा है कि उसे मार दिया जाए, छोड़ा नहीं जाए, वरना भीख मांगता तो मजा आता है, थोड़ा मजा आता देखने में, पर उसने कुछ नहीं किया। बोले भारत में ऐसे ऐसे शासक मिलेंगे अब अपने को। और बोले एक शासक वो था जो बोल रहा था प्लीज मुझे मत मारो, मैं दिशा दिखा रहा हूं। अंबिक राजा जो मिला शुरुआत में, गांधार का राजा। कहते हैं कि फिर सिकंदर ने उसे उठा लिया और गले लगा लिया, गले लगाकर कहा कि आज से हम और तुम मित्र। अब चूंकि हमारे भारत में परंपरा है अतिथि देवो भव की, कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में बाहर से आता है, कोई अतिथि आता है तो हम उसे देवता समान मानते हैं, और फिर यदि कोई आने के बाद आपसे मित्रता कर ले तो फिर अपन मित्र के लिए तो जान भी दे देते, क्योंकि दोस्त ने बोला करने का तो करने का, भाईचारा ऑन टॉप। तो यही हुआ कि जैसे ही मित्र बनाया तो फिर ऋणी हो गया था, और ऋणी जैसे ही हुआ तो कहते उसने फिर कहा कि अब मैं आपको आगे का रास्ता मैं बताऊंगा। और पौरस ने सिकंदर को आगे जाने का रास्ता बताया, परंतु कहते हैं कि बरसात अपने चरम सीमा पर आ चुकी थी, ब्यास नदी उफान पर थी, एकदम भयंकर तरीके से उसमें बाढ़ आ रखी थी। और फिर कहते हैं कि उसकी सेना ने मना कर दिया कि ना, अब हमसे ना हो पाएगा। दूसरा, इसी बीच की बात है, यहीं को छोड़ो यहां पर, अब आते हैं अपन दूसरे पहलू पर। यहां तक की सोच लिया आपने, आपको बता दिया मैंने सिकंदर तक, कि सिकंदर किससे लड़ लिया है, पौरस से लड़ लिया, पंजाब वाले इलाके में बैठ चुका है, अब उसे जाना मगध पर आक्रमण करने के लिए। इसी बीच एक व्यक्ति है जिसे हम बोलते हैं चाणक्य, जो अभी
कहां पर है, तक्षशिला में, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक शिक्षक है, एक टीचर है। उसे जैसे ही पता चला कि सिकंदर आ रहा है भारत पर आक्रमण करने के लिए, वो यूं एकदम से कहते कि वहीं से दौड़ लगाकर, दौड़ तो नहीं लगाई, धीरे धीरे चल रहा था, पर जल्दी जल्दी में कहते कि वहां से निकल गया। किसको खबर देने के लिए, राजा घनानंद को, कि साहब सिकंदर आ रहा है, आप तैयार रहिए और युद्ध के लिए, क्योंकि वो युद्ध करने आ रहा है आपसे। और मन मन में खुश हो रहा कि जैसे मैं जाऊंगा बताऊंगा राजा को कि सिकंदर आ रहा है, वो खबर जैसे ही सुनेंगे और यूं पैसे उड़ा देंगे मेरे ऊपर कि यार बड़ी खबर लेके आए हो तुम। चूंकि पंडित व्यक्ति था, लालची था, पंडित होते हैं लालची, है कि नहीं दक्षिणा के मामले में उसे लगा कि यार जाऊंगा मैं तो घनानंद एकदम खुश हो जाएगा, यार बड़ी खबर लेके आए हो, बड़ी अच्छी तुमने खबर सुनाई हमको, अब हम पहले से तैयार हो जाएंगे और जाओ पंडित जी का मुंह मीठा करो सोने के रसगुल्लों से, सोने चांदी में तौल दिया जाएगा मेरे को। एकदम खुश होता हुआ भागता जा रहा है। पहुंचा जैसे ही दरबार में, अपन पढ़ेंगे यहां पर दूसरा जो क्रम रहने वाला है कि इसका चाणक्य, एक तो क्या रहा सिकंदर का युद्ध, और दूसरा जो रहने वाला था इसका वो रहता है इसका चाणक्य से विवाद। अभी चाणक्य के विवाद में अपन इसको पढ़ेंगे, चाणक्य से विवाद, चाणक्य से विवाद। इस चाणक्य के विवाद के कारण भी प्रसिद्ध रहा। तो कहते हैं कि उधर से चला आ रहा था दरबार में, जैसे एकदम मेन गेट पर पहुंचा तो द्वारपाल लोग, ठहरो भाई, अंदर कहां जा रहे हो। उसने कहा बहुत जरूरी काम है, मैं ऐसी खबर लेके आया कि राजा एकदम मेरे को सोने चांदी में तोल देंगे, बहुत भयंकर वाली खबर है, मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो जो दरबारी था उसने कहा कि अभी नहीं जा सकता, जो हमारे राजा हैं बहुत भयंकर वाली मीटिंग में बिजी हैं, कड़ी वाली मीटिंग चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो मीटिंग है वो आपकी विफल हो जाएगी हमारे राजा की, तो आप नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इतने बड़े साम्राज्य का राजा है, हो सकता है कि सभा लगी हो और मैं जाऊंगा तो वो सभा विघ्न हो जाए, क्योंकि वो काम काज छोड़कर मेरे में आ जाएंगे। उसे ऐसा लगा मेरे पे ज्यादा ध्यान देंगे तो इससे कि रहने देता हूँ, थोड़ा समय ले लेता हूँ। कहते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे बीत के दोबारा पहुंचे पंडित जी, चाणक्य पहुंचे और बोले कि हाँ अब जाएं। बोले ना ना अभी नहीं जाना, मीटिंग थोड़ी लंबी है। बोले आप सीधा सुबह मिलेंगे। वो चाणक्य को लगा कि यार सुबह मिलेंगे, जब तक देरी हो जाएगी, और मैं उधर से जो भागता हुआ हाँपता हुआ आया हूं, जो खुशियां मेरे अंदर एकदम उबल रही हैं कि वो सोना कैसे लेके जाऊंगा मैं जो देंगे राजा। बोले अब ठीक है, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। कहते कि रात भर का विश्राम कर लिया उसने। व्यक्ति द्वारपाल यानी कि दरबार, वो जो चाणक्य था वो दरबार में ही सो गया, बाहर वाले द्वार पर मेन गेट पर वहीं पर डाल दी अपनी धोती और सो गया। पर उसे दिमाग में है कि कब सुबह हो। कहते जैसे ही सुबह हुई, सुबह के 5 बजे मुर्गे ने जैसी बाग दी, एकदम तुरंत उठा और पहुंच गया फिर से। बोले बोले यार दरबार लगता है 10 बजे, तुम 5 बजे क्या करोगे जाके। उसने कहा यार ये बात भी सही है, 5 बजे क्या करूंगा जाके। कहते जैसे तैसे एकदम से वो समय बांधता रहा। 10 बजे जैसे ही पहुंचा बोले अब, बोले ना फिर से मीटिंग चालू है, तुम्हें अंदर नहीं जाना है। अब थोड़ा गुस्सा आया पंडित को, यार 2 दिन हो गए हमको, वैल्यू नहीं समझी आ रही हमारी है, ऊपर से ब्राह्मण देवता हम, वेशभूषा दिखी रही, ऊपर से टीचर भी हूं, तक्षशिला विश्वविद्यालय का महानतम टीचर हूं। कहते चाणक्य गुस्से में बोला कि ऐसी कैसी मीटिंग है भैया, ऐसी कैसी सभा है जो मेरे महत्वपूर्ण बात से भी ज्यादा हो रही है, उसका तुम नहीं समझोगे पंडित, तुम क्या जानो यज्ञ हवन करने वाले। पंडित और मुखला गया। कहते कि थोड़ा और रुका। कहते ऐसा करते करते शाम हो गई फिर से। अब पंडित को आया गुस्सा, उसने दरबार को किया अलग, और कहते कि बीच दरबार में दरवाजा खोलता हुआ पहुंच जाता है सभागृह में। पर सभागृह में जाके देखता क्या है, राजा कौन सी मीटिंग में बिजी है, सामने जो नर्तकियां हुआ करती थी वो नाच रही थी। राजा बढ़िया अपने सिंहासन पर बैठा हुआ काले वाले अंगूर खा रहा था, एकदम कस ले रहा था, बार बार वो भी ले लेता था, और एकदम चल रहा था ढिंक चिका ढिंक चिका। जैसे ही राजा पहुंचा, वो चाणक्य पहुंचा, उसने देखा यार ये सभा है, 2 दिन से मैं इसके लिए बैठा हूं, ये सभा के लिए। तो फिर भी चाणक्य थोड़ा शांत हुआ कि पैसे की बात है, ज्यादा अपने को भी क्रोध नहीं करना।
हो सकता है कि मीटिंग अभी खत्म हुई और राजा का माइंड एकदम फ्रेश होने के लिए कर रहे हैं। फिर बीच उसमें पहुंचे और उसने कहते जाते से प्रणाम किया, दुआ सलाम की, राम राम की। चाणक्य पर फिर भी ध्यान नहीं गया उसका। फिर एकाएक उसने गाना बजाना बंद करवा दिया चाणक्य ने कि थोड़ा रुको, बात करनी है। और जैसे ही गाना बजाना बंद हुआ तो चाणक्य का फिर ध्यान गया, वो उसका घनानंद का ध्यान गया चाणक्य के ऊपर। और जैसे ही ध्यान गया तो उसने पूछा कि भैया इसको दक्षिणा बाहर ही दे देनी थी, ये अंदर कैसे आ गया? दक्षिणा लेने आया होगा, बाहर दे देनी थी। तो उसने कहा कि साहब दक्षिणा लेने नहीं आया हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं तुमसे, बहुत जरूरी सूचना है, इतनी जरूरी सूचना है कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो कहते कि नशे की धुत में, नशे में धुत हुआ हुआ वह राजा वो कहता है कि ठीक है सुनाओ। और जब चाणक्य ने सुनाया कि साहब सिकंदर आया हुआ है, विश्व विजेता है, वो आपका राज्य भी जीतना चाहता है, भारत पर आक्रमण करना चाहता है, पौरस से युद्ध वह जीत चुका है और पंजाब में बैठा हुआ है, आप अपनी सेना तैयार कीजिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, वो आप पर आक्रमण करे उससे पहले आप आक्रमण कर दीजिए। गनन बोला हाँ ठीक है हो जाएगा जाओ। मतलब उसके द्वारा कितनी ज्यादा सोच समझकर चीजें लाई थी कि क्या करना होगा, कैसे किया जाएगा, वो सब राजा सुनेगा, गौर से मुझे बिठाएगा, अपने पास बिठाएगा, हीरे जवाहरात देगा। उसने कहा ठीक है हो जाएगा जाओ। चाणक्य को लगा कि हो सकता है कि ठीक से सुना ना हो। राजा ने दोबारा बोला, वही रिपीट किया कि ऐसा ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा हाँ यार सुन लिया एक बार, जाओ अब। चाणक्य समझ गया कि ये मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है, फिर से तीसरा बोल दिया। कहते कि घनानंद नशे में था, उठ के आया और कहते कि लात मार देता है चाणक्य को और चाणक्य नीचे गिरता है। यहां पंडित का मुंडा खिसक गया। कहते कि चाणक्य ने उसी समय से अपनी शिखा की जो गांठ थी वो खोल दी और एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं नंद वंश का अंत ना कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। और ये आज से तुम्हारी उल्टी गिनती चालू है घनानंद, मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। और कहते कि इसी विवाद के साथ चाणक्य बाहर निकलता है और फिर जाता है और जंगल में जैसे ही गुजर रहा होता है तो उसे एक व्यक्ति की, एक बच्चे के ऊपर नजर पड़ती है। और वो बच्चा कोई नहीं था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य जो आगे चल के बनने वाला है। कहते कि खेल था जिसका नाम था मेखुला करके, एक खेल खेला जा रहा था। उस खेल में वो राजा था, वो जो बच्चा था ना वो राजा का अभिनय कर रहा था, राजा बना हुआ था। कुछ जैसे आप लोग और हम सब जब बचपन में खेलते थे राजा वाला खेल, एक व्यक्ति था वो निर्णय लेता था कि तुम फलाने तुमने चोरी की है, तुम्हें आज से 2 कुरकुरे की सजा सुनाई जाती है। बचपन में थोड़ी ना फांसी दे दोगे कुरकुरे 3 कुरकुरे 4 इस तरीके के। तो कहते कि वो जब राजा का रोल अदा कर रहा था तो इतना अच्छा उसने कैरेक्टर को अपने अंदर ले लिया कि वो एक राजा जैसा दिख रहा था। चाणक्य को लगा कि ये बंदा हमारा काम का है, इसको मैं राजा बनाऊंगा। कहते उसके माता पिता से उसे खरीद लिया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। और उसको ही नहीं बल्कि एक बच्चे को और खरीदा गया था उसके साथ। 2 ऑप्शन थे, हमेशा वो ऑप्शन बी के साथ चलता था चाणक्य कि अगर एक नहीं तो दूसरा भी। दोनों को शिक्षित किया, 2 साल तक शिक्षित करता रहा वो। 2 साल तक वो सारी चीजें सिखाता रहा जो एक राजा में होनी चाहिए। 2 साल तक उसने वो सारे गुण सिखाए जो एक राजा में होने चाहिए। कहते हैं कि वो डेली वह दोनों को जहर देता था। जहर की कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको बताऊंगा कि जहर कितना इंपोर्टेंट था उस समय। कहते कुछ पत्ते थे जहरीले पत्ते, डेली कुछ कुछ मात्रा में देता था, उसकी संख्या बढ़ाता गया ताकि राजा ये जो बन जाएगा तो उसे अगर कोई जहर से भी मारना चाहे तो मार ना पाए, क्योंकि इतना जहर तो उसमें पहले से है। इसलिए देता रहा देता रहा। कहते यहाँ पर आ जाओ जरा, ये समझ लिया चाणक्य से विवाद इतना हो गया, बस इसके आगे अपन चाणक्य को बाद में पढ़ेंगे, यही तक अपन डिले करेंगे इसको। तो चाणक्य से विवाद के साथ है जाना जाता। 2 लोगों के इसके विवाद की रही, 2 चीजें रही इसमें। एक तो रहा कौन सा, सिकंदर के साथ जो भारत में आक्रमण हुआ था, सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, वो भी किसके साथ किसके समय हुआ था, घनानंद। और दूसरा चाणक्य के साथ विवाद रहा। ठीक है, 2 चीजें रही। अब एक चीज समझना, अंत अंत में कहते हैं कि इसकी हत्या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है। अब वो कॉन्सेप्ट आगे का है, वो अपन आगे वाले में पढ़ने वाले हैं, पर यहां तक अपन इसको समाप्त करना है। कहते हैं कि ये नंद वंश का सबसे क्रूर शासक था, नंद वंश का क्रूर शासक था। क्या बोल रहे हैं? पूरी तो सुना दूंगा मैं, ऐसी कहानी सुनाऊंगा, चिंता मत करो, आपको माइंड में सीधी फिट होती जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप ईमानदारी से यहीं बैठे रहोगे तो। ये नहीं कि यार यार आज यार बाइक से उधर जाना था उस वाले जगह पर, बाइक नहीं चला पाए, तो मन और तन दोनों यही बिठा के रखना अपने को। आपको मैं गारंटी देता हूं जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपके माइंड में छप जाएंगी चीजें और आप उनको कभी नहीं भूल पाओगे, बशर्ते आप बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहोगे तो। ठीक है,
और हम पता भी नहीं चलेगा कब हमारा इतिहास समाप्त हो गया, कब हम दूसरे सब्जेक्ट पे पहुंच जाएंगे। और जल्दी करना है, 3 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपने को, क्योंकि ठीक है। तो नंद वंश का सबसे क्रूर शासक हुआ करता था। इसका अंत इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से कर दी गई थी। चाणक्य की सहायता से जब हत्या कर दी गई तो मगध पर एक नया वंश लेके आए, मौर्य वंश। और मौर्य वंश की शुरुआत, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी और है अभी, बीच वाली कहानी। कहते कि चाणक्य जब दोनों को लेके चला गया था, सब एकदम उसको तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद जैसे ही मारने के लिए आए तो उससे पहले रास्ता ना मिले अंदर जाने का, कि महल में कैसे प्रवेश किया जाए, राजा को मारा कैसे जाए। युद्ध में नहीं जीते थे, चीज समझ लेना दोस्त। चाणक्य साम दाम दंड भेद के लिए जाना जाता है। चाणक्य जाना जाता है अपनी कूटनीति के लिए। उसे मालूम था कि सीधा सेना से नहीं बढ़ सकते तुम, क्योंकि सेना सबसे विशाल सेना उसके पास। सैनिकों से अगर सीधा बढ़ना चाहे तो सेना इतनी है कि 10 बार मार दे चंद्रगुप्त मौर्य को, इतनी सेना थी उसके पास। चाणक्य के पास वास्तव में थी, और ये बिल्कुल हकीकत है। तो उसने कहा क्या किया जाए, बोले घर का भेदी लंका है, कोई अंदर वाला व्यक्ति चाहिए अपने को। और अंदर वाला व्यक्ति था कौन? खुद घनानंद की पुत्री, जिसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम हुआ करता था? दुर्धरा हुआ करता था। दुर्धरा भी परेशान थी अपने पिता से। वो खुद जानती थी कि मेरा पिता बहुत बड़ा क्रूर शासक है। वो डेली देखती थी कितने लोगों के साथ अन्याय होता है। वो जानती थी कि अति का अंत होना बहुत जरूरी है। कहते हैं चाणक्य की मदद करती है वो, और चाणक्य को गुप्त रास्ता बताती है कि महल में कहां से आना है। उसने मदद की थी। उसकी मदद से फिर क्या होता है, अंदर प्रवेश किया जाता है। जितने भी अंगरक्षक होते हैं उसके सबको मार दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और कहते हैं कि घनानंद की हत्या कर दी गई, गला काट के हत्या की गई थी इसकी, गला काट दिया गया था। और इसकी हत्या करने के बाद मगध पर एक नया शासन, नया वंश लेके आया, जिसका नाम हुआ करता था मौर्य वंश। तो अब हम देखने वाले हैं मौर्य वंश को। इतना समझ आ गया आप सबको? अच्छे से आ गया होगा, मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आ ही गया। अब यहां आ जाओ, अब मौर्य वंश पे आइए। चलिए, मौर्य वंश स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी और आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मौर्य वंश आया कैसे अस्तित्व में। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब घनानंद से अपमानित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जब वापस अपने तक्षशिला की ओर जा रहा था, तो रास्ते में कहते कि बच्चे को उसने खरीदा, और वही बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम हुआ करता था? चाणक्य ने खरीदा, तो वो लेके जा रहा था, तो उसी बच्चे का नाम हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। 2 साल तक उसको प्रशिक्षित किया। 2 साल यानी कि 2 साल, जैसे 25 से 2 आएंगे तो 23 पे पहुंच जाएंगे अपन। और कहते हैं कि 23 में जाने के बाद 223 ईसा पूर्व में चाणक्य ने पुनः वही दोहराया कि अंदर गया और उसने घनानंद को मार दिया, और मगध का अंत, यानी कि तब जाके उसने अपनी शिखा में गांठ लगा ली। लेकिन असली खेल होता है यहां से चालू। अब जैसे ही राजा बना दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य को, तो राजा तो यह बन गया, परंतु ये ऐसा शासक था कि चाणक्य के इशारों पर नाचने वाला था। कहते इसका जीवन इसका नहीं था, चाणक्य का जीवन था। चाणक्य ने कहा कि ऐसा करना है तो वो वैसा करेगा। चाणक्य ने कहा यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करना है। चाणक्य ने कहा आज ये काम करना है, वो। कहते कि हर एक पर केवल और केवल चाणक्य का अधिकार था, इसका कुछ नहीं था। हर प्रकार से चाणक्य ने यदि कह दिया कि ये काम होना चाहिए तो हो जाएगा, ये काम करो, वो काम करो, फलाना ढिमका। यहाँ तक कि इसको खाना जो जाता था ना, खाना सबसे पहले चाणक्य के पास जाता था, फिर जाके जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के पास। इतना इसका कंट्रोल था चाणक्य का इसके जीवन पर। और अंत अंत में यही होता है कि ये अपने जीवन से इतना त्रस्त हो जाता है कि आगे जाने के बाद ये जैन धर्म अपना लेता है और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। वो सबसे लास्ट की बात है। लेकिन यहाँ ये अब जरा तो संस्थापक की यदि मैं बात करूं, संस्थापक, तो संस्थापक कौन है?
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 323 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद अपना राज्य चलाना चालू कर दिया। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक राज्य चला रहा है, लेकिन 23 में ही कहते हैं, सॉरी 25 में ही कहते हैं कि चाणक्य जब वापस लौट रहा था अपने इस शिष्य के साथ, या हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो इसने जाते जाते सिकंदर की सेना में आग लगा दी थी। कहते हैं कि इसने सिकंदर की सेना में ऐसी आग लगा दी कि कहते हैं कि सिकंदर की सेना में यह बता दिया कि जो घनानंद है ना, इतना क्रूर शासक है कि यदि मान लो किसी कारणवश अगर आप हार गए ना, तो कहते सैनिकों को कच्चा खा जाता है। जो विपक्षी सेना है उसको कच्चा खा जाता है, मांस भुनवा देता है, सुअरों को खिला देता है, काट डालता है। बहुत क्रूर शासक है। और सेना में अफरा तफरी मच गई। और दूसरा, बहुत दिन हो गए थे सैनिकों को अलग अलग भटकते हुए, अलग अलग देश में जाते हुए, और सैनिकों को अपने घर परिवार वालों की भी याद आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। दूसरा, एक और कारण मैंने बताया था कि ब्यास नदी उफान पर थी, तो इतनी विशाल नदी को पार करने से उसने मना कर दिया। तो मजबूरन में फिर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इसमें कहते हैं कहीं ना कहीं योगदान चाणक्य का था। वापस लौटा तो कहते हैं कि रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, ये हम सब जानते हैं सिकंदर की। ठीक है, चलिए तो यहां पर आ जाओ जरा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका प्रधानमंत्री से स्टार्ट करेंगे इसके, कि इसका प्रधानमंत्री कौन है। बिल्कुल सही। तो इसका प्रधानमंत्री कौन बना, जैसे ही राजा बनेगा तो प्रधानमंत्री वो बना चाणक्य। कौन बन जाता है, चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इसके अन्य नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अन्य नाम, इसके अन्य नाम में देखेंगे तो इसके और 3 अन्य नाम है। जैसे इसका पहला है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य इसी को कहा जाता है। कौटिल्य और चाणक्य तो है ही, चाणक्य। ठीक है, तो इसके 3 नाम होते हैं, 3 नाम हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके द्वारा लिखी गई, राजनीति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसकी पुस्तक कभी कभी पूछी जाती है, पुस्तक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र है। अब सोचो जरा, नाम है अर्थशास्त्र, पर किस पे लिखी गई है, राजनीति पे लिखी गई है। राजनीति पे पुस्तक लिखी गई है, अर्थशास्त्र। इसी में आपके कहते हैं राजा के लिए साम दाम दंड भेद तीनों का प्रयोग बताया, चारों का प्रयोग बताया कि यदि आप बहुत आदर्श राजा हैं तो आपको साम दाम दंड भेद अपनाने चाहिए। साम से मतलब है कि आपको किसी भी व्यक्ति से यदि सुलह करना है, समंजस करना है, तो ये करना ही होगा। जैसे मान लो आपका कोई राजा है, पड़ोसी राजा है, अब उससे आप पहले क्या कीजिए, साम अपनाइए। साम मतलब बहुत अच्छे से पेश आइए, मित्रता अपनाइए। उससे कहिए भाई यार अपन आपस में सुलह कर लेते हैं ना, हम आप पर आक्रमण करेंगे ना आप हम पर आक्रमण करना, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वो ऐसे नहीं मान रहा तो दाम, शाम के बाद दाम, पैसा दिखाओ, मतलब पैसा पकड़ना भाई, कितना चाहिए, हमारे राज्य में मिल जा, कितना चाहिए पैसा, दाम। वो पैसे से तो फिर दंड सेना भेज दो, आक्रमण ही कर दो। अब अगर आक्रमण से भी वो अपने उसकी नींव नहीं हिली तो वो चौथा भेद, जो भेद उसने घनानंद के खिलाफ अपनाया था, कोई अंदर का व्यक्ति अपने पास ले लो, उसके भेद जान जाओ कि दीवार कहां से कमजोर है। जैसे आप लोगों के भेद आपके मित्र को मालूम होंगे, है कि नहीं, इसलिए मित्र को आप ऐसे रखते हो, ओ ले बेटा कहीं नहीं जाना, आओ पास आओ पास। मित्रों को आप खुला नहीं छोड़ सकते अपने घर में, यही होता है कि नहीं। हाँ, समझ गया। तो इसी प्रकार से उसे भी मालूम है कि भेद अगर किसी को मालूम है तो उसको अपने पास कर लो, पता चल ही जाएगा कहां से कमजोर है। कमजोरी है क्या इसकी, परिवार कमजोरी है, सेना कमजोरी, धन कमजोरी है, क्या कमजोरी है, उस पर प्रहार कर दो। तो साम दाम दंड भेद, ये 4 चीजें बताई इसने अर्थशास्त्र में, इसी में हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आओ यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, या जैसे ही राजा बनता है तो कहते हैं कि सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो उसने अपने सेनापति थे, उसके 2 सेनापति, सेल्यूकस निकेटर और एक निर्याकस। तो उसने जब लौट रहा था तो विजित जो क्षेत्र था, जो वह भारत में आने के बाद जो क्षेत्र जीत चुका था, उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिया कि भाई तुम इस पर देख रेख करना। सेल्यूकस निकेटर जब कहते हैं कि 305 ईसा पूर्व पहुंच गए,
305 और समय बीत गया। तो उसे लगा कि यार उस समय जब सिकंदर आए थे तो हम आक्रमण करना चाहते थे किस पर, मगध पर यार आक्रमण नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि भाई लौटना पड़ गया था। अब समय अच्छा चल रहा है और साथ में क्या था, सेल्यूकस निकेटर को हाथियों की जरूरत थी। वह अपनी सेना में हाथी भर्ती करना चाहता था। उस समय मगध हाथियों के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र था, क्योंकि जंगल भरपूर था, हाथी खूब पाले जाते थे, खूब मिलते थे। तो उसे लगा कि मगध पर अब हम आज आक्रमण करेंगे, मतलब 305 ईसा पूर्व में हम आक्रमण करते थे। और जब आक्रमण करने की बारी आई तो इधर राजा परिवर्तित था। उसे लगा अभी भी राजा कौन है, घनानंद, पीने वाला, आराम से लुढ़का देंगे अपन। लेकिन यह राजा हो चुका था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जो पी के नहीं, पिया पिया के मारता था कि आ जाओ देख लेंगे हम तुमको। तो कहते हैं कि इसके समय का एक युद्ध इंपोर्टेंट रहता है 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध होता है, लेकिन कहते हैं जो अरमान थे, जो आरमा थे इनके कि हम मगध पर आक्रमण कर देंगे, जीत लेंगे, हाथी पकड़ लेंगे, लेकिन कहते हैं सारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जैसे ही पहुंचे तो कहते हैं कि सिकंदर तो आया था बहुत बड़ी सेना के साथ, सेल्यूकस निकेटर पहुंचा ऐसी सेना लेके कि ज्यादा क्या करना है, मारना ही तो है उसको। दोनों आमने सामने थे और युद्ध हुआ। और युद्ध होते से कहते चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पटक पटक के मारा। बोले आ जाओ देख लेंगे। और इतना मारा कि कहते अंत में फिर वो संधि करता है, टिटी करता है, कहता है कि साहब अब मारना बंद करो, अब अपन तपन करेंगे एक संधि। बोले क्या संधि? बोले एक मेरी पुत्री है जिसका नाम है कार्नेलिया, उसके साथ मैं करता हूं आपके साथ विवाह, साथ ही मैं आपको काबुल, कंदार, हेरात, मकरान, ये 4 क्षेत्र दहेज में देता हूं। मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो मिला था भारतीयों को दहेज में, सोचो जरा कितने, मतलब सोचो जरा, आज का काबुल, कंदार, हेरात, मकरान वाला इलाका भारतीयों को दहेज में मिला था। और दहेज की चीज हम बड़ी संभाल के रखते है ना है ना। तो ये दहेज में मिला था उसको। अब आज के लोग बोलते हैं दहेज प्रथा बंद करो, पूर्ख चला रहे हैं हमारे जब से, है कि नहीं। अब लेकिन हमने प्रथा बंद कर दी, उसका नाम दूसरा दे दिया, प्रथा बंद नहीं हुई है, अब उसे हम गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट मिली हुई है ना, उपहार है वो, दहेज नहीं है। तो हुआ भी यूं कि भाई सेल्यूकस निकेटर क्या होता है, इस युद्ध में हार जाता है और संधि करेगा वो। इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर नमस्कार साथियों, और आज हम हार शुरू जाता है करने वाले हैं कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की शेक। और संधि करता है। संधि करता है, संधि के तहत नमस्कार मुताबिक साथियों, जो शर्तें और रहेंगी आज वो हम ये शुरू शर्तें करने रहेंगी। क्या वाले शर्तें हैं रही इसमें, कक्षा तो हम 12वीं शर्तों के को देखेंगे कि क्या राजनीति क्या विज्ञान शर्तें के थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर तो की इसके मुताबिक सेकंड क्लास, जो कि फर्स्ट क्लास से पहले हम कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, जो कि राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अपनी पुत्री वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होने वाली है। कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया। यहां तक ठीक है। साथ ही दहेज में क्या देने वाला है, 4 क्षेत्र दहेज दिया इसने। दहेज में 4 क्षेत्र दे दिए। क्या क्या दिए, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ये दहेज में क्या दिए थे, क्षेत्र दिए थे इसने, 4 क्षेत्र दिए। ये दहेज में दे दिया कि साहब आज से ये आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपका दहेज में दे दिया मैंने, गिफ्ट ले लो। अब यहां तक तो ठीक था। अब उसने कार्नेलिया के विवाह करा दिया था। कार्नेलिया यूनानी लड़की थी, यूनान की भाषा बोलने वाली थी,
तो उसकी भाषा चंद्रगुप्त मौर्य के पल्ले तो पड़े ना, तो साथ में एक उसने भेजा था ट्रांसलेटर, या जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर उसने दरबारी एक विदेशी यात्री भेजा था, या दरबारी ट्रांसलेटर भेजा था, जिसका नाम हुआ करता था मेगास्थनीज। क्या नाम था? इससे क्वेश्चन और बनता है आपका। हाँ बिल्कुल, जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इसका नाम था इंडिका। कहते हैं कि साथ ही मेगास्थनीज नामक लेखक दरबार में भेजा था। ये चीज थी दोस्त। अब सोचो जरा, इसको क्यों भेजा था? क्या कैसे मान लो किसी कारणवश कार्नेलिया से हो गया झगड़ा, अब ना तो ये कह पाए अपनी हिंदी में बोले, प्राकृत भाषा में, वो यूनान में बोले, अब समझ नहीं आता दोनों को क्या हो रहा है कि नहीं? उसने कहा कि 2 लिपस्टिक ज्यादा हो गई, बोले ना अभी तो 2 और लेनी थी। अब दोनों अपने अपने स्तर पर लगे हुए, बोले कैसे पता चलेगा क्या किया जाता? बोले बीच का व्यक्ति आएगा। कौन आएगा? वो था मेगास्थनीज था। चूंकि इसे केवल ट्रांसलेटर के लिए भेजा गया था कि तुम आपस में कम्युनिकेशन बनाते रहना, जो भी हमारी पुत्री कहेगी वो चंद्रगुप्त मौर्य से कहना, जो चंद्रगुप्त मौर्य करेगा वो इधर कह देना। परंतु ये दरबार में बैठा बैठा केवल इसलिए थोड़ी आया था, इसने कहा कुछ तो काम किया जाए जिससे हमारा भी नाम हो। तो कहते इसने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? और ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि मौर्य वंश के इतिहास के बारे में हमें सटीक जानकारी देती है। तो इसकी पुस्तक की यदि बात करी जाए, इसकी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, तो पुस्तक है इंडिका। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इंपोर्टेंट पुस्तक है। कहते हैं इससे क्वेश्चन बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? मेगास्थनीज है। चलो यहां तक का तो रायतन बढ़ गया कि भाई उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया था, लेकिन बाद में कहते हैं एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया। कार्नेलिया के एक नाम और मिलता है, कहीं कहीं हेलेना मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसका। जैसे दूसरा नाम मैं बताऊं, दूसरा नाम मिलता है हेलेना। चूंकि यूनानी नाम है तो पता नहीं क्या क्या बोल देते वो इन चीजों को, है कि नहीं? जैसे कि अरस्तु पढ़ते अपन, अरस्तु एरिस्टोटल, ये कौन सा टोटल अरस्तु नाम है उसका, तो अंग्रेजी में थोड़े इधर के उधर हो जाते हैं बात, इसलिए इसका दूसरा नाम हेलेना मिलता है, एक मिलता है कार्नेलिया। तो दो में अपने को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम उसी के। अब सुनो जरा, अब दोनों जैसे विवाह हो गया, विवाह हो गया तो बैठे कभी साथ में, जब आपस में बातें होने लगी और समझने लग गई एक दूसरे की बात, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछ लिया ऐसी मजाक में कि तुम्हारे पिताजी हम पर आक्रमण क्यों किए थे? हैं, आक्रमण क्यों किए थे जब जो उन्हें दे नहीं था इतना सारा तो आग बिना उसके दे देते कि भाई ये लो विवाह करना है, क्या युद्ध करना था? तो वो उसने बताया कि पिताजी ने विवाह के लिए आक्रमण थोड़ी किया था, नहीं दहेज देने के लिए उन्होंने किया था, हाथियों के लिए उन्होंने किया था कि वो आपके क्षेत्र से हाथी ले जाना चाहते थे। अरे बोले इतनी सी बात? तो कहते हैं कि फिर इस युद्ध के बाद, इस संधि के बाद एक और चीज हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 500 हाथी अपने ससुर को दान में दे दिए गए थे। ये भी अपने को देखना, उपहार में दिए गए थे, इसे हम उपहार बोलेंगे। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त ने सेलुकस को उपहार में दिए। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। उसने कहा इतनी सी बात थी, हाथी चाहिए, लो 500 हाथी दे दिए सीधे दोपहर में। बोले ठीक है, इतना कुछ तो दे दिया है कि नहीं, ये चलो हम दे देते। तो ये कथा यहां तक की थी कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया हेलेना के साथ। मौर्य अभी कैसे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है मेरे भाई, अभी ये शुरुआत नहीं है मौर्य वंश की, ये अपन केवल बेस पढ़ रहे हैं उसका। चूंकि आप लोगों को मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी इतना डिटेल है ही उसमें कि थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ज्यादा गहराई पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना सब रह गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद अगला पेज निकालूं, किसी अगला पेज निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ। कहते हैं कि फिर कुछ यूनानी इतिहासकार हुए हैं, यूनानी लोग हुए जिन्होंने इसके कुछ नाम अलग अलग मिलते हैं हमको,
अलग अलग बताए गए, उनके साथ यह सामंजस्य चलता रहा। धीरे धीरे कहते हैं एक बार की ये रही कहानी कि इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम बिंदुसार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। तो बिंदुसार की कहानी वही है जो मैंने आपको बताया, बचपन से इसे क्या खिलाया जाता था? जहर। जहर के पत्ते दिए जाते थे, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई जा रही थी। खाना सबसे पहले कहाँ जाता था? चाणक्य के पास। चेक करता था उसे, मतलब चेक नहीं करता, वो जहर मिलाता था चेक तो बहाना था, ठीक है। जहर मिला देता ताकि इसको जहर मात्रा देते रहे, किसी को पता ना चले। वो कहते कि एक बार की यही कहानी रही कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो खाना आया था, चाणक्य के पास गया और कमरे में पहुंचा। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय किसी अपने बहुत जरूरी काम में बिजी था, उलझा हुआ था। उसकी पत्नी जो कार्नेलिया थी वो गर्भवती थी, और कहते वो खाना जो रखा हुआ था उसे भूख लग गई, उसने वो खाना वो खा लिया। और जब खाना खाया उसने तो कहते कि वो जहर वाला खाना था। वो जहर वाला खाना जैसे अंदर पहुंचा तो कहते उसके पेट में जो भी शिशु था, कहते उसको बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, बीमार पड़ गया अंदर के अंदर। और कहते जब उसका जन्म हुआ तो उसके शरीर पर बिंदियां हुई, बहुत सारे बिंदु थे, डॉट्स आ गए उसके शरीर पर उस जहर के प्रभाव से। इससे उसका नाम पड़ गया बिंदुसार। और वो बचपन से ही बीमार था, पैदा होने से पहले बीमार हो गया था, गर्भ में था तब से बीमार चल रहा था, और अंतिम समय उसकी मौत भी हुई थी, बीमारी से ही हुए थे। लेकिन उसके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे उसके, जिनमें अशोक सम्राट भी एक निकलेगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। यहां की कहानी जरा आपको बताते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जिसका नाम हुआ करता था बिंदुसार, बिंदुसार था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ करता था? बिंदुसार हुआ करता था। ठीक, अब बिंदुसार की तो अपन सुन लिए कि बिंदुसार ऐसे पैदा हो गया, ऐसे हो गया। आपको मैं अभी एक कहानी बताना भूल गया हूं, वो जरा सुन ले जरा। एक चीज याद रखना आप सभी लोग, अगर मेरे साथ इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैं सारा इतिहास कहानियों में उलझा दूंगा, सारा का सारा ही निपटा दूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं ये मान के चलना कि यदि आप अच्छे बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपका इतिहास में कहानियों में निपटा ही दूंगा, ऐसे यूं। कहानी से तात्पर्य मेरा ये होता है कि आपको क्या होता है, इतिहास एक बहुत ही रूढ़िवादी परंपराओं पर लिखा गया एक लेख है। बात नहीं करें प्लीज आप सब लोग, यहां देखें। रूढ़िवादी परंपरा से मतलब है कि उसे लिखित में लिख दिया गया, और इस तरीके से लिख दिया कि लोग आप पढ़ने में भी हिचकते हैं यार, कि यार इतिहास है। इसको सही पढ़ाने का तरीका है कहानी, इसकी कहानी तौर पे उसे सिखाओ ताकि लोगों को मुंह जुबानी याद हो जाए चीजें। विद्यार्थी को ये लगे कि ये कोई बोझ नहीं है, कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है हमारा, बल्कि ये लगे इंटरेस्टिंग चैप्टर। यार इसके बाद ये होने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य यार इतना खतरनाक शासक था है? कि जिसने सेल्यूकस निकेटर को इतने बुरे तरीके से पराजित किया, सीधा विवाह करा लिया, विवाह कर दिया गया सीधा। कहते हैं कि उस समय पर आते फिर से दोबारा चाणक्य पर, जब चाणक्य अपमानित होकर अपने तक्षशिला लौट रहा था, बीच में उसे नन्हा बालक, या हम बात करें कि 14 साल का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया था। उसके बाद तक्षशिला लेके चला गया, 2 साल संपूर्ण हुए, 2 विद्यार्थी लेके गया था, मुझे दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है, पर पहला के याद है कि भाई पहला था चंद्रगुप्त मौर्य। 2 लड़के साथ लेके गया था, दोनों को एक समान प्रशिक्षित किया। अंतिम समय आया कि दोनों की परीक्षा ली जाए कि राजा बनने लायक कौन है, क्योंकि चुनना तो एक को है, राजा कौन बनेगा? मात्र एक ही व्यक्ति बनेगा, एक ही लड़का बनेगा जो राजा बनेगा। कहते चुनने की बारी आई तो सबसे पहले उस दूसरे व्यक्ति को या दूसरे बच्चे को बुलाया गया और उससे कहा गया कि उस वाले कमरे में जाना, और उस कमरे में चंद्रगुप्त मौर्य सोया हुआ है, उसके गले में एक माला है, मोतियों की माला मैं डाल के आया हुआ हूं, और वो माला आपको लेके आनी है, परंतु शर्त सुन लो। शर्त यह है कि वो माला जब आप लेने जाओ तो ना तो बच्चे की नींद टूटे और ना ही माला टूटे, और माला मुझे हाथ में लेके दो। दूसरा बच्चा था, वो गया, देखा उसने स्थिति क्या है, पहले ताक झाक तो कर लो। गया तो चंद्रगुप्त आराम से सोया हुआ था, माला पूरी फिट थी गले में, ऐसी भी नहीं थी कि ऐसी निकाल लो, बिल्कुल पूरी फिट थी। देखा उसने, बार बार कोशिश की कि यार कैसे हो सकता है, सोचा विचारा काफी समय तक। कहते कि
आधे घंटे तक सोचता विचारता रहा, फिर वापस आया, बोले यार गुरुजी यार मजाक कर रहे थे हमारे साथ। अरे दो कंडीशन में से एक कंडीशन तो भंग होगी, या तो जाग जाएगा वो या माला टूट जाएगी, एक ना कोई तो होगी। गुरुजी समझ गए कि ये लड़का काम का नहीं है। रिवीजन दोबारा से। दूसरे दिन की बात आई, चंद्रगुप्त मौर्य से सेम बात कही गई। चंद्रगुप्त मौर्य से कहा गया कि वो जो लड़का सोया हुआ है उस वाले कमरे में जाना, उसके गले में जो मोतियों की माला है वो मेरे हाथ में ला के दो, लेकिन शर्त सुन लो फिर से कि शर्त ये है कि ना तो बच्चे की नींद टूटे ना ही माला टूटे, और माला मेरे हाथ में होनी चाहिए सही सलामत। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा हो जाएगा गुरु जी, सत्ती सी बात, ठीक है। गया चंद्रगुप्त मौर्य और कहते हैं कि 5 मिनट बाद वापस आ गया, माला हाथ में रख दी। गुरुजी देखे तो बोले यार माला आ गई। फिर पता चला कि गुरुजी माला इसलिए आई है क्योंकि बच्चा अभी भी सो रहा है। सो रहा है मतलब उसकी गर्दन काट दी गई थी। गुरुजी गदगद हो गए, बोले यही सच्चा राजा है, यही तो था, स्थिति को जो भांप ले। क्योंकि ये मैंने क्या बोला, साम दाम दंड भेद, यही तो सिखाना चाह रहे थे। और शर्त यही थी कि दो में से एक को जिंदा रखना है, केवल मरेगा एक ना एक तो मरेगा, क्योंकि राजा केवल एक ही बनेगा, तो मरना तो एक को था, तय था। चंद्रगुप्त मौर्य गया इधर से, कहते कि उसने गर्दन काट दी, माला उठाई गुरुजी के हाथ में थमा दी माला। बोले गुरुजी बच्चा अब सोता ही रहेगा, बच्चा अब नहीं जगेगा, बच्चा देखो जाके सो ही रहा है, और माला आपकी सही सलामत टूटी नहीं है। बोले बिल्कुल, बस आशीर्वाद दे दिया। बोले चलो घनानंद पर आक्रमण करना है तो उधर जाकर फिर आक्रमण कर दिया, ऐसे राजा बना दिया गया उसको, राजा बन चुका था। है? तो साम दाम दंड भेद अपनाया था, वो तो जाने का अंदर का भेद अपना लिया गया। भेद के बाद जैसे अंदर पहुंचे, दुर्धरा ने बता ही दिया था घनानंद को मार दे, क्या चीज। ठीक है, तो आ जाओ जरा अब इसके आगे और देख लेते। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम देखेंगे कि कहते हैं कि बस बात नहीं करें। अंतिम समय में यह कहता है कि गुप्त जैन धर्म को अपना लेता है। द्वारा भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली गई। लेकर जैन धर्म अपना लिया। और कहते हैं कि जब जैन धर्म अपना लिया तो इसके द्वारा जो तलवार उठाई गई थी वो तलवार को फेंक दिया गया था। इसने कहा कि अब आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु कहते हैं कि ये जब जैन धर्म अपना लिया हो तो श्रवण बेलगोला चला जाता है। कहां चला जाता है? श्रवण बेलगोला। तो हम देखेंगे कि इसने यह श्रवण बेलगोला जाकर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देता है। और यहीं से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जरा सुना, संलेखना विधि कौन कौन जानता है आप सब में से? वैसे मेरे हिसाब से तो सब जानते होंगे संलेखना विधि को, परंतु सुनना, हाँ आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। संलेखना विधि मतलब उपासना विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? उपासना विधि हो जाएगी। उपासना विधि के अनुसार, राजीव मकड़ी आ गई यार, ये
स्पाइडर बनना, कैमरे पर मकड़ी आ गई भैया। ये देखो, ये क्या, मेरे को काटेगी फिर मैं स्पाइडर मैन बन जाऊंगा, यही चाह रही है? हैं? फिर मैं वो कैप लगा के ही पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है, तो संलेखना विधि द्वारा इसके क्या कर दिए गए थे, प्राणों को त्याग कर दिया गया था और ये मर जा। लेकिन इससे पहले जब मरा था तो इसने, कहते हैं कि इसकी डेट पूछी जाती है कब मरा, तो यह 298 बीसी में मर जाता है। 98 बीसी में है, मर जाता है, इसे निर्वाण प्राप्त होता है। कहते हैं इसके समय भारत अखंड भारत हो चुका था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके समय भारत अखंड भारत हो गया था। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि इसी के समय अब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा भी छूटा था ना, वो भी हमारा हो चुका था। तो भारत तो था ही, साथ में पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहीं से हमारा जो बड़ा वाला मैप दिखाया जाता है आपको कभी कभी, अखंड भारत, वो इस शासक की वजह से हुआ था। इस शासक के समय हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। इसके समय ये सब हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। तो आपका इसके बाद, यानी इसकी मृत्यु के बाद जो अगला राजा बनता है, उस राजा का नाम होता है बिंदुसार। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार मगध का अगला राजा बनता है, राजा बनता है। ठीक है, तो बिंदुसार को देखेंगे अपन कल, और आज के लिए क्लास होती है आपकी समाप्त इतिहास की। और इसके आगे आप मैथ्स पढ़ने वाले, मैथ्स आपकी रह गई है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।